बिखरी हुई कहानी। नए घर में आने से एली का दायरा मुलाकात वसी हो गया था। इस लिहाज से वो नया घर उसके लिए बाइसे फरहत साबित हुआ था। वहां उसे बहुत से लोगों से मिलने के मौके मयस्सर रहते थे। सईदा और शरीफ से तो वो रोज ही मिलता था। उसे शरीफ के मुतालिक अजीबो गरीब तफसीलात का इल्म होता जा रहा था। उखड़े उखड़े वाकयात, बिखरी बिखरी तफसीलात। महल्ले की औरतें भी तो शरीफ के मुतालिक दबी दबी आवाज में बातें किया करती थी। अगरचे शरीफ में वो खुसूसी दिलचस्पी नहीं लेती थी, फिर भी कभी कभार कोई ना कोई बात मुंह से निकल ही जाती। सांप तो गुजर चुका था, लेकिन लकीर अभी बाकी थी और महल्ले वालियों को सांप की निस्बत लकीर से ज्यादा दिलचस्पी थी। जब एली किसी के मुंह से शरीफ के मुतालिक कोई बात सुनता तो उसके कान खड़े हो जाते और वो उस बात को एहतियात से अपने जहन में महफूज कर लिया करता, और फिर जब वो रात के वक्त बिस्तर पर लेटता तो सुनी हुई बातों के टुकड़े जोड़ने में मसरूफ हो जाता। सईदा आह भरकर बोली, शरीफ ने तो जानबूझकर अपनी जिंदगी तबाह कर रखी है। जवानी को रोग लगा रखा है। ऐसा भी क्या कि कोई अपना आप तबाह करे। लो खाला, भला इस बुढ़िया से तवक्को की जा सकती थी कि वो हमारी तकलीफ का एहसास करे। वो तो बल्कि हमारी बर्बादी में खुश है। उसे तो मौका हाथ आया था और अब कान पड़वाकर मियां रांझा बना बैठा है। हर वक्त अपनी हीर के ख्याल में गर्क रहता है, और खेड़े हीर को कब से ले भी गए, बात खत्म हो चुकी। लेकिन इसने अपनी जिंदगी तबाह कर रखी है, इसे कौन समझाए। राबिया बोली, वैसे नाम का शरीफ है, लेकिन करतूत तो देखो। खामखा उस भोली भाली लड़की को भरमा लिया। उस बेचारी मासूम को क्या पता था कि ये चाल सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए चली जा रही है। बेचारी को क्या पता था कि उसके माथे पर कलंक का टीका लगाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। तौबा है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। वो तो दादी अम्मा ने बचा लिया, वरना जाने क्या होता। चची कहने लगी, बहन आहिस्ता बात कर, यहाँ तो इश्क लगा हुआ है। इस शरीफे को देखा है तूने? ये तो पागल हो रहा है उसके इश्क में। उस लड़की ने पागल कर दिया है सामने होके। दीवानी हो रही थी वो तो, न किसी की शर्म न लिहाज। और अब ये लड़का किसी को घर बसाएगा। तौबा है बहन, देख लो अपनी बीवी को रुला रुला के मार दिया। बेचारी की खबर तक न पूछी। अब इसे कौन देगा अपनी लड़की? इसे तो अनवरी की धुन लगी है। सारा दिन आहें भरता रहता है और आंखें मूंद कर पड़ा रहता है। इसे तो अनवरी खा गई है। कैसा जवान निकला, पर अब तो देखा ही है तूने। दादी अम्मा ने एली को पास बिठा लिया। एली, अब तो इधर आता ही नहीं। ऐसा ही जी लगा है तेरा उस घर में। अल्लाह रखे ये तेरा अपना घर है। लोग अपने ही घर में रहते अच्छे लगते हैं। एली, तू उधर न जाया कर। शरीफ की बुरी सोहबत में न बैठा कर। सुना तूने? छोड़ उस कलमुहे को, मरता भी नहीं। वो तो हमारा दुश्मन है। दुश्मन ने हमारी इज्जत को तबाह करके रख दिया। शरीफ ने आह भरकर कहा, लाहौर जाओगे एली? उसने छत की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उस शहर में रहोगे तुम जहां वो रहती है? आह, उसके करीब रहोगे, उससे मिलने जाया करोगे। कितने खुशनसीब हो तुम। उन्होंने उसे जबरदस्ती हमदानी से ब्याह दिया, जबरदस्ती उसे डोली में डाल दिया। रोती चीखती चिल्लाती हुई को डोली में डाल दिया। एली, इन डायनों ने उसे जीते जी मार दिया, लेकिन फिर भी वो मेरी है। उसकी मुनव्वर रोशनी मेरे लिए मखसूस है। कितनी खूबसूरती है उसमें, कितनी पाकीज़गी है। तुम वहां रहोगे जहां वो रहती है। कितने खुशनसीब हो तुम। उसने लंबी आह भरी और आंखें मूंद ली। महल्ले में शरीफ की दास्तान के टुकड़े जा बजा बिखरे थे और एली उन्हें जोड़ने में मसरूफ था। न जाने अनवरी कौन थी जिससे शरीफ को इश्क था, न जाने वो कौन सी हसीना थी जिसने खानदान के नंगो नामूस को तबाह कर दिया था। बहरहाल उसे शरीफ से हमदर्दी थी। वो चाहता था कि शरीफ उसे अपना किस्सा सुनाए, मगर शरीफ के सामने इस ख्वाहिश का इजहार करने की हिम्मत न पड़ती। बहरहाल शरीफ की आंखों की चमक और उसका दुखी अंदाज उसे बेहद प्यारा मालूम होता था। जाहिर था कि शरीफ अपने गुज़श्ता नाकाम इश्क की महरूमी में अभी तक डूबा हुआ था। उसने शादी भी की थी, मगर उसकी बीवी शरीफ के घर के वीराने में रहकर तपे दिक का शिकार होकर मर गई थी। ये कवायफ तो एली को मालूम थे, मगर इन जुजियात से क्या होता है उसे तो कल से दिलचस्पी थी। हर वक्त हुक्के की नली मुंह में दबाए शरीफ दीवार से टेक लगाए छत को घूरता रहता और साथ साथ महूम आहें भरता। उसकी आंखें एक अजीबो गरीब खुमार से छलकती और उसके मुंह से राल गिरती रहती। आओ अली, बैठ जाओ, वो एली की तरफ देखकर उसी महरूम अंदाज से कहता, और फिर एली की मौजूदगी से बेनियाज होकर उसी तरह दीवार से टेक लगाकर छत की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने में खो जाता। एली बैठे बैठे किसी नामालूम जज्बे की शिद्दत से भीग जाता। वो महसूस करता जैसे वो कमरा शरीफ के खुलूस से भरा हुआ हो, जैसे कमरे की दीवारें एहसास एहतराम से खड़ी हो गई हों।
जैसे खिड़कियां मुंह खोले हैरत से उसकी तरफ देख रही हूं। शरीफ की आमद से एली को एंकरैंडिमा बाउं से खास दिलचस्पी न रही थी। वो महसूस करने लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी अजमत इश्क है, पाकीज़ा इश्क, महरूम इश्क, और चलती लड़कियों को देखना तो बच्चों का खेल है। अगरचे उसे मालूम न था कि इश्क का मतलब क्या है, मर्द औरत से क्यों मोहब्बत करता है, मगर न जाने कैसे अब वो महसूस करने लगा था कि इश्क से बढ़कर और कोई चीज काबिल हुसूल नहीं। उसकी समझ में न आता था कि वो किससे इश्क करे, कैसे इश्क करे, लेकिन उन दिनों उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि वो किसी से इश्क शुरू कर दे और फिर नाकाम होकर शरीफ किसी जाज़बियत पैदा कर ले और दीवार से टेक लगाकर छत को घूरने में जिंदगी सर्फ कर दे। उसे शरीफ की जिंदगी का ये पहलू बेहद प्यारा लगता था, लेकिन उससे हटकर शरीफ की बाकी मानदा शख्सियत से उसे घिन आती थी। मसलन शरीफ का ढीला ढालापन, उसकी चाल ढाल उसे कतई पसंद न थे और उसके मुंह से राल सी टपकती देखकर तो वो कराहत से मुंह मोड़ लेता था। इसके लिए शरीफ की 3 खुसूसियात बेहद प्यारी थी। शरीफ की मोहब्बत भरी निगाहें, गमनाक निगाहें जिनमें एक मिठास और महरूमियत भरा नशा रवां दवा रहता था, शरीफ का बेपना खुलूस और शरीफ की दोस्त नवाजी। हाजी शरीफ की रुखसत खत्म हो गई और वो वापस अपनी नौकरी पर चला गया। शरीफ के जाने के बाद एली कई एक दिन उखड़ा उखड़ा रहा। अर्जुमंद के इसरार के बावजूद कैप और कप की तरफ मुतवज्जे न हुआ, न ही उसने एंकरैंडिमा बाउं के खेल में हिस्सा लिया। उसे सिर्फ एक ही धुन लगी थी कि वो किसी से बाकायदा इश्क करे, किसी से अहदो पैमान करे और फिर उसे निभाने के लिए जिंदगी वक्फ कर दे। लेकिन कोई भी तो न थी जो उससे अहदो पैमान करने पर माइल नजर आती हो। कोई उसे खातिर में ही ना लाती थी। बड़ी औरतें उसे काबिले इल्तफात न समझती थी और छोटी लड़कियों में उसे खुद कोई दिलचस्पी न थी। बहरहाल कुछ देर के बाद ही शरीफ का वो असर मादूम हो गया और एली फिर से अर्जुमंद के साथ खेल में हिस्सा लेने लगा। लेकिन ये शमूलियत महज एक फरेब था, एक दिखावा था। दरअसल एली की इश्क करने की ख्वाहिश सिमटकर उसके दिल की गहराइयों में बैठ गई थी। मैट्रिकुलेशन। फिर 10वीं के इम्तिहानात करीब आ गए और एली की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो गई और वो फिर बामाबाद के लिए आज़िम सफर हो गए। बामाबाद पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता शरीफ उसके जहन से खारिज हो गया। बामाबाद में अब वो अकेले न थे, उनके साथ शमीम थी। उसके हिना मालीदा हाथ, फिरोजी चादर और चिट्टे सफेद चौड़े चेहरे से सारा घर भरा हुआ था। कभी कभार उसके हिना मालीदा हाथों को देखकर एली महसूस करता जैसे सफिया फिर से जी उठी हो। इस ख्याल पर वो तड़प कर उठ बैठता। शमीम के खाबीदा चेहरे को देखकर, उसकी नीम मुर्दा आंखों को देखकर जिनमें अजीब सी बेरब्ती थी, एली मायूस हो जाता। नहीं, ये सफिया तो नहीं, इसमें वो बात ही नहीं। इस एहसास को शिद्दत से महसूस करके एली की निगाह में शमीम के हाथों का रंग उड़ जाता और उसे महसूस होता जैसे वो हाथ सफेद नहीं बल्कि पीले हैं, और वो पीलापन रंग की वजह से नहीं बल्कि बेजान होने की वजह से है। इसके बाद उसके लिए घर में रहना मुश्किल हो जाता और वो बाहर घनश्याम और ईश्वर लाल की तरफ निकल जाता और पढ़ने के बहाने उन दोनों को देख देख कर आहें भरता रहता और ये महसूस करने की कोशिश करता कि उसे उनसे इश्क है, इश्क, प्यार। दिन वो ईश्वर लाल या घनश्याम के पास गुजारता और फिर शाम को किताबें उठाकर घर की तरफ चल पड़ता। घर के करीब पहुंचते ही वो रुक जाता, कहीं अली अहमद ना देख लें, कहीं वो पूछ ना लें कि तुमने आज क्या पढ़ा। अली अहमद का डर उसके दिल पर बोझ बन जाता। हालांकि घर में अली अहमद ने उसे कभी कुछ ना कहा था। कभी चिल्लम भरने के लिए उसे बुलाते या बाजार से सौदा लाना होता तो उसे आवाज देते, या कभी मेहरबान होते तो दोनों उंगलियों में गोश्त का टुकड़ा या कोई और खाने की चीज पकड़कर चिल्लाते, एली ये ले, एली। इसके अलावा कभी एली की तलबी ना हुई थी और ना ही उन्होंने महसूस किया था कि वहां उनके करीब चंद एक गज के फासले पर एक लड़का एली भी रहता था। शमीम के आने के बाद चंद एक दिन के लिए तो अली अहमद के कमरे में शमीम शमीम की आवाजें गूंजती रहीं और शमीम की आवाज मध्यम सरगोशियां करती रही। फिर वो सरगोशियां मादूम होती गईं और बिलाखिर एली को उस कमरे से सिसकियां सुनाई देने लगीं और शमीम का अंदाज महरूमियत का गम्माज होता गया। उसकी आंखों की चमक मांद पड़ती गई और अली अहमद की खंकार में दुरुस्ती का अंदाज वाजे होता गया। जल्द ही कोर फिर से आ मौजूद हुई और बंद कमरे के पीछे उसके दांत चमकने लगे। बाबूजी के मिजाज ठीक होने वाले हैं, वो पंखे की रस्सी घुमाकर कहती, और शमीम बावर्ची खाने में हैरान निगाहों से इधर उधर देखती जैसे कहीं खो गई हो, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है।
उस पर दूसरे कमरे में हाजरा के साथ बैठी हुई रफीका मुस्कुराती और अपना बदन सुकेड़ कर हाजरा से कहती, हाय अब क्या होगा? और एली गुस्से से खौलता और उसका जी चाहता कि चिल्ला चिल्ला कर कहे, अब मैं 10वीं जमात में हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं देखूंगा कि यहाँ कौन आती है। एली, कोर के लिए पानी लाओ। एली। अली अहमद की खंकार सुनकर उस पर सख्ते का आलम छा जाता, जिस्म पर सुइयां सी जलने लगती और वो उठकर खड़ा हो जाता। आया जी। उस वक्त वो ये हकीकत भूल जाता कि वो 10वीं में है और घर में औरतों का आना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो बोतल उठाकर बाहर निकल जाता। कुएं के पास पहुंचकर उसके हवास दुरुस्त होते, धुंधलका दूर हो जाता और शमीम के हिना मालीदा हाथ फजा में लटकते दिखाई देते और उसकी आंखों का फर्क इस कदर नुमाया हो जाता कि वो चौंक पड़ता और महसूस करता जैसे वो एली की मदद मांग रही हो, जैसे वो एली की पनाह ले रही हो। इस ख्याल पर वो कुएं पर बोतल रखकर सीधा खड़ा हो जाता। मैं 10वीं जमात में हूं, अब मैं बच्चा नहीं हूं, देखूंगा इस घर को कौन नापाक करता है। पांव की ठोकर से वो बोतल को गिरा देता, जो कुएं की मुंडेर पर लुढ़क लुढ़क कर नीचे जा गिरती। मुझे 10वीं पास करना है, मुझे जरूर 10वीं पास करना चाहिए, वरना यह घर कभी पाक साफ ना हो सकेगा। मुझे 10वीं पास करना ही होगा। अगर एली को घर की नापाकी का ख्याल ना होता, अगर शमीम के हिना मालीदा हाथ उसके सामने फजा में महरूमियत से ना लटकते, अगर कोर के सफेद दांतों से उसे शदीद नफरत ना होती, तो शायद एली कभी 10वीं पास करने में कामयाब ना होता। स्कूल में वो एक नालायक लड़का था, ना तो उसे पढ़ने का शौक था, ना वो ज़हीन था। जमात के लड़के उसकी बातों पर हंसा करते थे और उस्ताद उसकी नालायकी पर कहकहे लगाया करते थे। जूं जूं इम्तिहान करीब आता गया, शमीम की निगाहें और भी महरूम होती गईं, कोर के दांत और भी चमकीले होते गए, अली अहमद की खंकार में और भी दुरुस्ती पैदा होती गई और अली का अज़्म और भी तक़वियत हासिल करता गया। अब वो रात को चुपके से किताब लेकर बैठ जाता और चोरी चोरी उसे देखता रहता। अली अहमद की अलमारी में बहुत सी किताबें थीं, ग्रामर, प्रपोजिशंस, हर चीज पर अलहदा किताब थी, और वो बारी बारी उन्हें अलमारी में से निकालता और चोरी चोरी पढ़ता। इसके बावजूद वो इम्तिहान का नतीजा सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ना आता था कि वो पास हो गया है। ये कैसे हो सकता था? उसने पर्चे भी तो अच्छे ना किए थे, लेकिन ज्यादा ताज्जुबकुन बात यह थी कि 10वीं जमात पास करने के बावजूद वो वही एली था जैसे पहले था। उसमें जरा भी तो फर्क नहीं आया था, कोई तब्दीली नहीं हुई थी। अली अहमद की खंकार सुनकर उसका हल्क वैसे ही सूख जाता था और जिस्म पर वैसे ही च्यूंटियां रेंगने लगती थीं, और हाँ जी कहकर वो उसी तरह बोतल उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ता था। उसकी आंखों तले शमीम के हिना मालीदा हाथ इस तरह बेबसी से लटकते थे कि इसके सिवा वो कर क्या सकता था कि कोर की बोतल को ठोकर मार के गिरा दे और कोर की बोतल में थूक दे। 10वीं पास करने के बाद वो अलीपुर आ गया और फिर दादी अम्मा के पास रहने लगा। दादी अम्मा के पास रहने में किस कदर आराम था। उसे नमाज पढ़ते और तस्बीह के दाने फेरते देखकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती। दादी अम्मा का घर किस कदर पाकीज़ा था। दादी अम्मा के घर की पाकीज़गी पर मसरूर होने के बावजूद वो अर्जुमंद से एंकर एंडीमा बाव में मसरूफ हो जाता, और जब वो कुएं के पास जाकर रेशमी रुमाल हिलाते और बांसुरी बजाते तो कैब की खिड़की की चिक में हल्की सी लर्जिश पैदा हो जाती। एक आंख उभरती, मगर एली को न जाने क्यों उससे चंदा दिलचस्पी न थी। उसके जहन में तो हिनाई हाथ रक्सा थे। अगरचे हिना का रंग देखकर और उसकी बू महसूस करके उसकी तबीयत मालिश करने लगती थी और जिस्म का बंद बंद लरस जाता था, फिर भी न जाने क्यों उसके जहन में हिनाई हाथ लटकते थे। उसकी जानिब बढ़ते, वो घबरा कर सिमटता और फिर एक झुरझुरी उसे झंझोड़ती, एक हवाई सी चल जाती। उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों। उसका दिल चोरी चोरी ख्वाहिश करता कि वो हाथ उसे थपक थपक कर सुला दें और एक भरा हुआ जिस्म उस पर झुक जाए। उसका जी चाहता था कि कैब की बजाय कोई बड़े से जिस्म और गद्दे जैसी गोल गोल रंगीन हाथों वाली उस चिक के पीछे खड़ी हो और वो महसूस करे कि एली उसकी तरफ देख रहा है। लेकिन भरे जिस्म वालियां तो उसे खातिर ही में न आती थी। न जाने क्या सोचती रहती थी वो। एली चोरी चोरी उनकी तरफ देखता और फिर घबरा कर उनके हाथों की तरफ देखता और बिलाखिर उनके पांव को घूरता, लेकिन उन्हें एहसास ही ना होता कि कोई देख रहा है, किन नजरों से देख रहा है। उन्हें कामकाज से इतनी फुर्सत ही ना होती कि एली की निगाहों या उसकी मौजूदगी को महसूस करें। एली चाहता था कि वो उसकी मौजूदगी को महसूस करे। एली चाहता था कि वो उसकी निगाहों को महसूस करके ले जाएं, अपना आप समेटें